हेलो, नमस्कार, कैसे हो? चलो आज का वीडियो हम चालू करते हैं न्यूमेरिकल ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये सिक्स्थ पार्ट है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हैं। वॉच दैट 5 पार्ट्स फॉर मोर न्यूमेरिकल्स। आई एम गणेश फ्रॉम केकेबाग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च नासिक वेलकम्स यू इन माय वीडियो। सो आज जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो कौन सा प्रॉब्लम है? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स लगने वाले हैं। A 10 kilowatt 6-pole 3-phase induction motor is connected to 400 volt 3-phase 50 hertz supply at 0.8 power factor lagging. The slip is 5%. The EMF induced in the rotor is 120 volt per phase. The rotor resistance and reactance at standstill is 0.2 ohm and 1.5 ohm per phase. Calculate rotor impedance at standstill and running, rotor current at standstill and running, the rotor power factor at standstill and running, the rotor power at standstill and running. तो यहाँ पे जो सारी चीजें वो रोटर रिलेटेड कैलकुलेट करनी है, लेकिन डेटा क्या दिया है? मोटर पावर इज गिवन एज 10 किलोवाट। देखो ये पावर कहीं लगने वाला नहीं है प्रॉब्लम में, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा वो शायद प्रॉब्लम में। 10 किलोवाट का पावर का कुछ भी कंसर्न नहीं है रोटर के साथ अभी तो। सो 10 किलोवाट पावर 6 पोल पोल्स लग सकते हैं हमको। थ्री पेज इंडक्शन मोटर सपोज इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट थ्री पेज सप्लाई 50 हर्ट्ज एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। ये पावर फैक्टर भी काम का नहीं है, वो बाद में देखेंगे हम। द स्लिप इज 5%। हाँ, ये बहुत काम की चीज़ है इस प्रॉब्लम में। स्लिप दिया है 5%। द ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर 120 वोल्ट पर फेज। ये जो वोल्टेज दिया है रोटर का ईएमएफ है। कभी कभार रोटर का ईएमएफ नहीं देते, रोटर और स्टेटर का टर्न्स रेशियो देते हैं। उसके ऊपर से भी कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जरूर देखिए, उसमें मैं बताऊंगा कि ईएमएफ इंड्यूस अगर टर्न्स रेशियो दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है। द रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल इज 0.2 ओहम एंड 1.5 ओहम पर फेज। रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया है स्टैंड स्टिल। स्टैंड क्या मतलब क्या है? जब रोटर घूम नहीं रहा है और आपने स्टेटर को सप्लाई दिया है, रोटर इज एट जीरो स्पीड। स्टैंड स्टिल मतलब जीरो स्पीड। उस जीरो स्पीड स्पीड मतलब स्लिप कितना हुआ? 1 पर। स्लिप कितना हुआ? 100%। दैट इज स्लिप इज 1। सो 0.2 ओहम एंड 1 ओहम पर फेज दिया हुआ है। कीप इन माइंड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस आर ऑलवेज पर फेज क्वांटिटीज, दीज आर नेवर लाइन क्वांटिटीज। तो ये नीचे की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। रोटर का इंपीडेंस स्टैंड स्टिल पे भी निकालना है, रनिंग पे भी निकालना है। रोटर का करंट निकालना है स्टैंड स्टिल पे और रनिंग पे। रोटर का पावर फैक्टर स्टैंड स्टिल पे रनिंग पे, और रोटर का पावर स्टैंड स्टिल पे रनिंग पे। ये सारी चीजें पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लो। आप अगर प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ पाओगे, डेटा ठीक से लिख पाओगे, तो वहीं पे आधा विनिंग हो जाता है आपका। आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। स्लिप कितना दिया है? 5%। 5% मतलब कितना हुआ? 0.05। ई टू मतलब रोटर के साइड को हम सफिक्स टू लिखते हैं। रोटर के साइड के जो जो भी क्वांटिटी थे उसको हम सफिक्स ई टू लिखते हैं। सो ई मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर टू, इट इज E20 वोल्ट पर फेज। R20 मतलब जीरो क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? ये भी E20 है यहाँ पे। आप इसको E20 बिकॉज ये स्टैंड स्टिल का ही ईएमएफ है। सो ये E20 है। R20 का वैल्यू क्या दिया है? 0.2 ओहम पर फेज। और X20 is 1.5 ohm per phase। Why zero? Zero मतलब standstill condition when the rotor is at zero speed। अभी हमको निकालना है रोटर इम्पीडेंस। तो रोटर इम्पीडेंस पहले स्टैंड स्टिल पे निकालते हैं। स्टैंड स्टिल पे रोटर का सर्किट कैसे बनेगा? देखो, स्टैंड स्टिल पे जो रोटर का सर्किट बनेगा, E20 ईएमएफ पर फेज रेजिस्टेंस कितना है? R20 और X20। सो इसमें से करंट जाएगा वो क्या होगा? I20। सो E20 कैसे निकालोगे? अभी हमको क्या निकालना है यहाँ पे? पहले रोटर इम्पीडेंस। रोटर इम्पीडेंस मतलब R20 और X20। R20 और X20 को कैसे लिखते हैं इम्पीडेंस के फॉर्म में? सो Z20 is equal to, that is rotor impedance at standstill, Z20 is equal to R20 plus JX20, क्योंकि रिएक्टेंस और रिएक्टेंस जो होता है इमेजिनरी फॉर्म में होता है। सो R20 प्लस JX20 वो कितना आएगा? 0.2 प्लस J 1.5 ओहम पर फेज। सो Z20 का वैल्यू कितना हो गया? इसको पोलर फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करते हो, सो Z20 का पोलर फॉर्म में कितना आता है? 1.153 एट एन एंगल ऑफ 82.4 ओहम पर फेज। मैंने वो क्यों किया है ये आपको नेक्स्ट इसमें समझ में आएगा। मैंने पोलर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया है इसको। रनिंग कंडीशन में क्या है? रनिंग कंडीशन में जो सर्किट देखोगे, रनिंग कंडीशन में जो ईएमएफ इंड्यूस रोटर होता है वो S टाइम्स ऑफ E20 होता है। रोटर रेजिस्टेंस जो होता है वो
R2R इज इक्वल टू R20, क्योंकि रोटर का जो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है रनिंग कंडीशन में, बिकॉज रोटर फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन FR इज इक्वल टू S इंटू एफ, ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा। तो यहाँ पे देखो R2R का R20 पे कुछ भी R2R पे स्लिप का कुछ परिणाम नहीं होता है, इसलिए R2R इज इक्वल टू R20। लेकिन X2R reactance is depending upon the slip, X is equal to 2 pi FL, so it is a proportional to the frequency। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, वो कितने टाइम्स होता है? S टाइम्स। सो X2R भी आपका S टाइम्स होगा। X2R इज इक्वल टू S इंटू X20, जो भी X20 लिया है उसको स्लिप से मल्टीप्लाई करना है। देखो E20 चेंज हो गया as E2R, but E2R is equal to S times of E20। R20 चेंज हो गया R2R, लेकिन R2R और R20 का वैल्यू सेम रहता है। X20 चेंज हो गया X2R, बट उसका वैल्यू S टाइम्स ऑफ X20 रहता है। सो Z2R इज इक्वल टू R20 प्लस J इंटू S X20। सो यहाँ पे मैंने स्लिप का वैल्यू डाल दिया, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन आता है वो 0.2। देखो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी 0.2 था, यहाँ पे भी 0.2 है, लेकिन रिएक्टेंस को स्लिप से मल्टीप्लाई हो गया। सो दैट्स वाई, सॉरी यहाँ पे मेरा J भूल गया है, इट इज 0.2 प्लस J। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान में रखो, यहाँ पे J है 0.2 प्लस J 0.075 ओहम पर फेज। यहाँ पे J लिखा है, लेकिन यहाँ पे J लिखना भूल गया है। अगर मैं पोलर में इसको कन्वर्ट करता हूँ, सो पोलर में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो 0.214 एट एन एंगल ऑफ 20.56 ओहम पर फेज। मुझे भी रोटर करंट निकालना है। सो करंट कैसे निकालोगे? करंट इज इक्वल टू EMF अपॉन इम्पीडेंस, लेकिन वो पर फेज वैल्यू चाहिए। सो हमको EMF जो दिया है वो पर फेज ही दिया हुआ है। सो स्टैंड स्टिल में कैसे निकालोगे? स्टैंड स्टिल में EMF इज E20 और इम्पीडेंस कितना है? Z20। सो EMF बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस इज योर करंट। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सो E20 अपॉन Z20 इज इक्वल टू 120 एट एन एंगल ऑफ 120 एट एन एंगल ऑफ 0 है, क्योंकि वो रेफरेंस है, डिवाइडेड बाय 1.153 एट एन एंगल ऑफ 82.4 डिग्री। तो इसलिए मैंने इसको पोलर में कन्वर्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइडेड बाय करते हो पोलर क्वांटिटी चाहिए। तो मैंने मैग्नीट्यूड 120 डिवाइडेड बाय 1.153 किया, एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सो वो करंट आता है 120 डिवाइडेड बाय 1.513, वो कितना आता है? 79.31 एट एन एंगल ऑफ -82.4 एम्पियर पर फेज। रनिंग कंडीशन में कितना होगा वो? रनिंग कंडीशन में ऑब्वियसली I2R इज इक्वल टू E2R अपॉन Z2R। सो E2R अपॉन Z2R अगर आप करोगे तो ये आएगा S। E2R इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ E20, सॉरी यहाँ पे S टाइम्स ऑफ E20 चाहिए, मैंने R लिखा है गलती से, S टाइम्स ऑफ E20। सो 0.05 इंटू 120 अपॉन Z2R, ये अगर आप करते हो Z2R की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करो, तो वो जो करंट आता है वो कितना आता है? 28.04 एट एन एंगल ऑफ -20.56 एम्पियर पर फेज। ये पर फेज करंट है। अभी हमको नेक्स्ट पार्ट में जो कैलकुलेट करना है, रोटर पावर फैक्टर निकालना है। सो रोटर पावर फैक्टर निकालने के लिए फिर से देखो, स्टैंडस्टिल का ये डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये स्टैंडस्टिल का डायग्राम है। तो इसके ऊपर से अगर मैं एक इम्पीडेंस ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो इम्पीडेंस ट्रायंगल इज अ क्वाड्रेटिक ट्रायंगल, जिसमें ये जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू रहती है R2 0। सॉरी, आज मेरा राइटिंग पैड थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं राइटिंग पैड से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो रहता है वो क्या रहता है? X20, और यहाँ पे जो वैल्यू है Z20। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है, ये एंगल कौन सा होता है? इट इज द पावर फैक्टर एंगल फाई। तो अभी मुझे यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल निकालना है। सो इसके ऊपर से मैं पावर फैक्टर एंगल कैसे निकाल पाऊंगा, ये देखते हैं। सो पावर फैक्टर एंगल देखते हैं हम कैसे निकालना है। पावर फैक्टर अगर एंगल निकालना है, सो cos phi to 0, cos phi to मतलब एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो R20 अपॉन Z20, लेकिन Z20 का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सो Z20 का मैग्नीट्यूड हमने पिछले स्लाइड में देखा था, वो कितना था? 1.513।
और R20 कितना था 0.2, सो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.513 वो आता है 0.312 लैगिंग पावर फैक्टर, बिकॉज ये इंडक्शन मोटर है। रनिंग कंडीशन में क्या होगा, रनिंग कंडीशन में R20 की जगह R2R आएगा, यहाँ पे X2R आएगा और यहाँ पे Z2R आएगा। सो एट रनिंग कंडीशन दिस इज योर सर्किट। सो cos phi to R is equal to R2R upon Z2R। सो R2R का वैल्यू तो 0.2 है, लेकिन Z2R का हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था 0.214। सो अभी पावर फैक्टर कितना आ रहा है 0.935 लैगिंग। कीप इन माइंड स्टैंड स्टिल में पावर फैक्टर लो होता है और रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब ऑलमोस्ट इट कम्स टू 0.8 0.9 के आसपास आ जाता है। द रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल, अभी हमको रोटर पावर निकालना है। वोल्टेज कैलकुलेट, वोल्टेज दिया हुआ है प्रॉब्लम में, करंट हमने कैलकुलेट किया है, पावर फैक्टर पता है, तो अभी स्टैंड स्टिल का पावर कैसे होगा, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, लेकिन वी मतलब E20 है, I20 कॉस फाई, लेकिन ये पर फेज है, ये एक फेज का पावर निकल आएगा, लेकिन हमको थ्री फेज है, सो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, थ्री से multiply. So if I multiply it with 3, E20, I20 cos phi 20 at standstill condition, so 3 into 120 into 79.31 और पावर फैक्टर कितना है 0.132, ये अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टैंड की पावर आती है 3760 वाट। ऐसे रनिंग कंडीशन में अगर आपको निकालना है, रनिंग कंडीशन में ये क्या होगा 3 इंटू E2R I2R cos 2 520, बट E2R कितना होता है S टाइम्स ऑफ E20, देखो E2R इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ E20, सो 3S E20 I2R cos 5 ये वैल्यू, सारी वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो वो कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे स्लिप का वैल्यू 0.05 डाल दिया, E20 120 डाल दिया, I2R हमने पिछले साइड में देखा था वो कितना था 28.04, और रनिंग कंडीशन का पावर फैक्टर कितना था 0.935 जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आ रहा है 472 वैट। तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारे कंसेप्ट देखे, लेकिन सारे कंसेप्ट जो है वो आपके फर्स्ट ईयर लर्निंग पे है। जो पिछले साल हमने आपने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है उसमें ये पावर ट्रायंगल डायग्राम, करंट कैसे निकालना है, पावर कैसे निकालना है अगर पर फेज दिया होगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे सारी रोटर साइड की क्वांटिटी है, लेकिन रोटर साइड का ये रोटर साइड में जो फ्रीक्वेंसी होता है स्टैंड स्टिल पे वो सेटर के इक्वल होता है, लेकिन रनिंग कंडीशन में वो एस टाइम्स ऑफ सेटर फ्रीक्वेंसी होता है। दैट्स वाई आपका इंपिडेंस जो है वो रनिंग कंडीशन का अलग होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन का अलग होता है। सो ये दोनों, ये डायग्राम ठीक से याद रखोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा प्रॉब्लम। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो का राह देखें कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ आगे एक्साइटिंग आपको दे दूंगा। थैंक यू।